नमस्ते दोस्तों एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्लास 11th हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 2 को समझेंगे, जो कि है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। दोस्तों इस चैप्टर को लिखा है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने, और इस चैप्टर में नरेटर अपनी फैमिली के साथ अराउंड द वर्ल्ड वोयज पर जाता है। वोयज का मतलब होता है जो भी आप रास्ता कवर करते हो बाय शिप या फिर समुद्र के थ्रू। बेसिकली इस चैप्टर में नरेटर दुनिया की यात्रा करने जाता है शिप के थ्रू। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जिन्हें आप अपने एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है क्रूमैन। क्रूमैन का मतलब होता है पर्सन्स वर्किंग ऑन अ शिप, जहाज पर काम करने वाले। सेकेंड वर्ड है स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल का मीनिंग होता है टू क्लाइम क्विकली या फिर तेजी से चढ़ना। थर्ड वर्ड है हॉर्निंग। हॉर्निंग का मतलब होता है शार्पनिंग या फिर तेज करना। फोर्थ वर्ड है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मीनिंग होता है ह्यूज या फिर बहुत बड़ा। फिफ्थ वर्ड है पिनप्रिक्स। पिनप्रिक्स का मतलब होता है कांटे। आइए अब हम स्टोरी को समझते हैं। स्टोरी को समझने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बताना चाहता हूं। तो इस चैप्टर के 4 मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1 ऑथर, जो कि एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है। नंबर 2 मैरी, जो कि ऑथर की वाइफ है। नंबर 3 जोनाथन, जो कि ऑथर का बेटा है और वो 6 साल का है। नंबर 4 सुजैन, जो कि ऑथर की बेटी है और वो 7 साल की है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है जुलाई 1976 में, जब नरेटर अपनी फैमिली के साथ पूरी दुनिया की यात्रा करने जाता है शिप के थ्रू। वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं प्लेमाउथ इंग्लैंड से। उनकी शिप का नाम रहता है वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर लंबी और 30 टन लकड़ी से बनी थी। शुरू में नरेटर अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से कवर करता है। जब वो ईस्ट की तरफ जाता है तो ऑथर अपने साथ 2 क्रूमैन को लेता है, जिनके नाम है लैरी विजिल एंड हर्ब सेलर। वो इन दोनों क्रूमैन को इसलिए लेता है ताकि उसे सदर्न इंडियन ओशन को क्रॉस करने में हेल्प मिल सके। ऑथर अपनी यात्रा बहुत ही अच्छे से पूरी करता है। जनवरी 2 को उसे एक डेंजर का सामना करना पड़ता है। समुद्र की लहरें बहुत ऊंची थी और बहुत तेज हवाएं चल रही थी। उसी दिन शाम को 6 बजे हवा हल्की हो गई और आसमान में अचानक से अंधेरा हो गया। नरेटर को एक बड़ा सा क्लाउड दिखा और बाद में उसे रियलाइज हुआ कि वो क्लाउड नहीं, एक वेव है। अब आप समझ सकते हैं कि जो वेव क्लाउड जितनी बड़ी है वो कितनी बड़ी वेव होगी। जब उस वेव ने शिप को हिट किया तो शिप में पानी भरना शुरू हो गया। समुद्र की लहरें लगातार शिप को हिट कर रही थी और नरेटर को यह महसूस हो रहा था कि वो पानी में डूब रहा है। लगातार वेव्स के हिट करने से शिप को भी नुकसान पहुंच रहा था। नरेटर के रिब्स क्रैक हो गए थे और दांत टूट गए थे। वो 2 क्रूमैन लैरी विजिल और हर्ब सेलर पानी को बाहर पंप कर रहे थे। सभी लोगों ने डेक को रिपेयर करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। उनकी वाइफ व्हील को संभाल रही थी और वो 2 क्रूमैन पानी को बाहर पंप कर रहे थे। हैमर, स्क्रूज और कैनवास को ढूंढने के बाद नरेटर डेक को रिपेयर करने की कोशिश करता है। उन सभी लोगों को और भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब हैंड पंप्स समुद्र में तैरते कचरे के कारण जाम हो जाते हैं। वेव वॉकर, जो कि उनकी शिप का नाम है, उसे बहुत नुकसान पहुंचता है। तभी ऑथर को याद आता है कि उनके पास इलेक्ट्रिक पंप भी हैं। वो इलेक्ट्रिक पंप का यूज करते हैं ताकि पानी को बाहर निकाल सकें। तो दोस्तों ये वो ट्रेजेडी थी जो उनके साथ हुई। अब 3 जनवरी की मॉर्निंग तक वाटर लेवल अंडर कंट्रोल हो गया था और उन्हें सरवाइव करते करते 15 आवर्स हो गए थे। शिप की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच सके। कुछ फ्यू 100 किलोमीटर दूर एक आइलैंड था, आइल एम्स्टरडैम, जो कि नियरेस्ट था। जनवरी 4 को ऑलमोस्ट 2 दिन बाद उन्होंने कुछ खाया। वापस से उसी दिन मतलब जनवरी 4 को शाम 4 बजे फिर से काले बादल आ गए, विंड स्पीड बढ़ गई और वाटर का लेवल फिर से बढ़ गया। रात भर वेदर ऐसा ही था और जनवरी 5 की सुबह तक वापस से वेदर खराब हो गया। नरेटर का बेटा उससे पूछता है कि क्या हम मरने वाले हैं। नरेटर कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कोई सोल्यूशन निकालने की। तभी नरेटर का बेटा कहता है वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये सुनने के बाद नरेटर मोटिवेट हो जाता है। जनवरी 6 को उनकी शिप वेव वॉकर तूफान से बाहर निकल जाती है। नरेटर इतने बड़े समुद्र में 65 किलोमीटर के आइलैंड को ढूंढता है। वो लैरी को 185 डिग्री पर व्हील घुमाने के लिए बोलता है। उन्हें लगता है कि यदि सब कुछ सही रहा
तो वो लोग आइल एम्स्टरडैम, जो कि आइलैंड है, वहां पर शाम 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। फाइनली उन्हें आइलैंड नजर आ जाता है और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सभी लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। जनवरी 2 से वो सभी लोग बहुत परेशानी में थे और अब जब उन्हें आइलैंड नजर आता है तो उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। अब नरेटर को ये रियलाइज होता है कि किस तरह क्रूमैन और उसकी फैमिली ने डिफिकल्ट टाइम में उसका साथ दिया। ये चीज नरेटर को बहुत मोटिवेट करती है। तो बेसिकली इस चैप्टर में यही बताया गया है कि किस तरह नरेटर इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतनी डिफिकल्टीज फेस करने के बाद भी एक सेफ जगह पर पहुंच जाता है। सभी लोग हार नहीं मानते हैं और उनके इसी एटीट्यूड के कारण वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इजीली फेस कर पाते हैं। अब हम देखते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द नरेटर? व्हाट एडवेंचरस टास्क डिड ही टेक ऑन? मतलब नरेटर कौन था और उसने क्या एडवेंचरस टास्क लिया था? द नरेटर was a 37-year-old businessman who, along with his family, set from Plymouth, England on a world voyage. नरेटर एक 37-year-old बिजनेसमैन था जो कि अपनी फैमिली के साथ वर्ल्ड की यात्रा करने जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड ऑन द इवनिंग ऑफ 2 जनवरी? 2 जनवरी की इवनिंग को क्या हुआ? On the evening of 2 January, the sky grew dark. They heard a glowing roar and saw a massive cloud rising near the ship. It was a huge wave, almost twice the height of other waves. जनवरी 2 की इवनिंग को आसमान में अंधेरा हो जाता है। उन्हें बहुत तेज आवाज सुनाई देती है और उन्हें एक बहुत बड़ा क्लाउड नजर आता है। वो एक बहुत बड़ी समुद्र की लहर थी जो कि दूसरी लहर के मुकाबले डबल थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड दे मैनेज टू थ्रो आउट वाटर फ्रॉम द शिप? सभी लोग जो कि शिप के ऊपर थे, उन्होंने पानी को बाहर कैसे निकाला? नरेटर्स वाइफ मैरी कंट्रोल्ड द व्हील. द नरेटर वेंट इनटू चिल्ड्रंस कैबिन वेयर ही फाउंड अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास and then he returned back on deck. He repaired the wide open holes and managed to throw out the water. नरेटर की वाइफ मैरी ने शिप के व्हील को कंट्रोल किया। नरेटर अपने बच्चों के केबिन में जाता है और हैमर, स्क्रूज और कैनवास को लेकर आता है। वो शिप के वाइड ओपन होल्स को रिपेयर करता है और पानी को बाहर निकाल देता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वोएजर्स ऑन 4th and 5th जनवरी। 4th and 5th जनवरी को वोएजर्स की मेंटल कंडीशन क्या थी? On 4th and 5th January, the voyagers felt relieved as after the continuous pumping for 36 hours, the water had nearly been drained out. They faced a dangerous situation on January 5th as the sea got worse during the night. 4th and 5th January को voyagers को राहत मिलती है क्योंकि 36 hours की continuous pumping के बाद water almost बाहर निकल जाता है। 5th जनवरी को उन्हें वापस से एक डेंजरस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है क्योंकि वेदर फिर से खराब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड जॉन से दैट लेफ्ट द नरेटर स्पीचलेस? मतलब कि जॉन ने ऐसा क्या कहा कि नरेटर स्पीचलेस हो गया? जॉन सेड दैट दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ ऑल 4 ऑफ देम कुड बी टुगेदर. The narrator could find no words to respond, but this is what motivated the narrator and he decided to fight the sea with everything he had. जॉन कहता है कि उन्हें मरने का डर नहीं है यदि हम चारों साथ में हैं। नरेटर ये बात सुनने के बाद कुछ नहीं बोल पाता है, पर यही चीज उसे मोटिवेट कर देती है कि वो अपनी प्रॉब्लम को पूरी हिम्मत के साथ फेस करे। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको क्लास 11th हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 2 को समझाया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज RMH तिवारी एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।